क्यों हुआ नेपाल जेनजी रिवॉल्यूशन और कैसे इस किताब नेपाल फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक ने पहले प्रेडिक्ट किया था यह रिवॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बुक ट्यूबर में स्वागत है। आज हम करेंट जेनजी रिवॉल्यूशन को इतिहास के इस किताब से जोड़कर देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश जिसने करीब 250 साल तक राजाओं के अधीन रहकर राजतंत्र को झेला, अचानक कैसे गणतंत्र में बन गया? नेपाल की यही कहानी है। संघर्ष, सत्ता, विद्रोह और उम्मीद की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ लोकराज बराल की किताब नेपाल फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक की उस यात्रा पर, जहाँ हम देखेंगे कि नेपाल कैसे बदला, राजाओं से जनता तक, महलों से संविधान सभा तक। कहानी शुरू होती है पृथ्वी नारायण शाह से। 18वीं सदी में उन्होंने छोटे छोटे राज्य मिलाकर आधुनिक नेपाल बनाया। लेकिन सोचिए, जब एक राष्ट्र बनता है तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहचान की। नेपाल की पहचान राजशाही, सेना और संस्कृति से जुड़ी। यही नींव आगे चलकर ताकत भी बनी और संघर्ष का कारण। राजतंत्र का उत्थान हुआ, लेकिन हर सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती। राणा शासकों ने राजाओं को हाशिए पर धकेल दिया और खुद शासन किया। फिर 1951 में लोकतंत्र की मांग उठने लगी, लेकिन राजाओं ने सांसद का व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन पंचायत व्यवस्था थोप दी। राजतंत्र ने हर बार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने 2006 की जन आंदोलन में सड़कों पर उतर कर कह दिया, अब बहुत हुआ। 2008 में संविधान सभा ने राजतंत्र खत्म कर गणतंत्र की घोषणा कर दी। सोचिए, 240 साल पुरानी राजशाही एक झटके में खत्म। अब सवाल उठता है, राजाओं के बाद लोकतंत्र की जिम्मेदारी किसकी थी? राजनीतिक दलों की थी। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई नए दल सामने आए। लेकिन बराल कहते हैं, इन दलों की सबसे बड़ी समस्या थी आपसी गुटबाजी, नेतृत्व के लिए खींचतान, सत्ता के लिए जोड़ तोड़, जनता का भरोसा कम होने लगा। राजा कमजोर तो थे, लेकिन दलों की कमजोरी ने भी देश को अस्थिर बना दिया। अब सोचिए, अगर सांसद, अदालत और प्रशासन ठीक से काम ना करे तो लोकतंत्र का क्या होगा? बराल चौथे अध्याय में बताते हैं कि संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई जरूर, लेकिन जवाबदेही और भरोसा गायब था। संविधान तो लिखा गया, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में खामियां रहीं। यानी लोकतंत्र कागज पर तो था, जमीन पर नहीं। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता। नेपाल में जातीय, क्षेत्रीय और पहचान की राजनीति ने नए सवाल उठाए। माओवादी आंदोलन ने साफ कर दिया कि बिना न्याय और समावेशिता के लोकतंत्र अधूरा है। बराल कहते हैं, अगर हर वर्ग को बराबर जगह नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें। नेपाल का बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। विदेशी रोजगार और सहायता पर निर्भरता ज़्यादा है, लेकिन भ्रष्टाचार और नीतिगत असफलताओं ने विकास को रोक दिया। बराल लिखते हैं, अगर आर्थिक न्याय नहीं होगा तो राजनीतिक असंतोष बार बार भड़केगा। यानी खाली पेट लोकतंत्र कभी टिक नहीं सकता। नेपाल की कहानी भारत और चीन के बिना अधूरी है। सोचिए, एक छोटा सा देश दो बड़े देशों के बीच में फंसा हुआ।
सीमा विवाद, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक संतुलन सबने नेपाल की राजनीति को प्रभावित किया। बराल बताते हैं कि नेपाल की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक गलत फैसला अब पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, अंत में लोकराज बराल सवाल पूछते हैं, क्या नेपाल का गणतंत्र टिकाऊ है? उन्हें उम्मीद जताई लेकिन चेतावनी भी दी है। अगर सुशासन, समावेशिता और ईमानदार नेतृत्व नहीं आया तो फिर वही अस्थिरता लौट सकती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि नेपाल ने अभी अभी एक नया अध्याय लिखा है। सितंबर 2025 में नेपाल के जेनजी युवाओं ने ऐसी क्रांति शुरू की जिसने सरकार को हिला कर रख दिया। वो आवाज़ें जो लंबे समय से दबाती आई थी, अचानक सड़कों पे उतर आई। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की कोशिश की, क्योंकि वो मंत्रालय द्वारा तय पंजीकरण नियमों के अनुरूप नहीं थे। यह कदम जेनजी के लिए वो आखिरी तीर साबित हुआ। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि आवाज़, जुड़ाव, सूचना और विरोध की जगह भी थी। जब वो बंद हुए तो युवाओं ने VPN, वैकल्पिक ऐप्स और ऑनलाइन कैंपेन के जरिए विरोध शुरू किया। कई शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में आंदोलन में बढ़ गया। सुरक्षा बलों से झड़पें हुई, पुलिस से आंसू गैस, वाटर कैनन इस्तेमाल किया और कुछ स्थानों पे बंदूकों की गोलियां भी चली। गंभीर रूप से बहुतों की मौत और घायल भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने दल बिचौलिए नहीं, नेपो किड्स जैसे नारों को जोर से उठाया। ये युवा राजनीति और शक्ति के पारंपरिक ठिकानों से असंतुष्ट थे। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बंदी वापस ली गई। एक अंतरिम सरकार बनी और देश में नई राजनीतिक मांगें उठी। पारदर्शिता, जवाबदेही, युवा सहभागिता, शक्ति में बदलाव की मांग उठी। यह जेनजी क्रांति किताब में पहले से उठाए गए कई मुद्दों पर एक नया जोर देती है। राजनीतिक दलों की जवाबदेही और नेतृत्व की कमी। जैसा कि किताब में चर्चा हुआ, राजनीतिक दल अक्सर अवसरवाद, नेपोटिज्म और पारिवारिक हितों में उलझे होते हैं। जेनजी ने उन पर सीधे सवाल खड़े किए। संस्थागत संकट और शासन की कमजोरियां, पुलिस की कठोर कार्रवाई, सरकार द्वारा अधिकारियों की सीमाएं, नागरिकों की आवाज़ दबाने की कोशिश, यह सब किताब के उन अध्यायों को याद दिलाती हैं जो सुशासन, न्यायपालिका और लोक संवाद पर केंद्रित थे। युवा सत्ता में शामिल होना चाहते हैं, न कि सिर्फ वोट देने वाले की भूमिका में। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी समस्याएं जैसे कि रोजगार, भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी में सुधार लाई जाए। युवा बेरोजगारी, विदेशों में काम खोजने की मजबूरी, संसाधनों का असमान वितरण, ये वो आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हैं जो किताब में हैं और जेनजी ने उन्हें आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, नेपाल फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक हमें बताती है कि इतिहास, संस्थाएं, संघर्ष और सपने किसी तरह से मिलकर एक राष्ट्र की कहानी लिखते हैं। और अब जेनजी क्रांति ने इस कहानी का एक नया मोड़ ला दिया है। यह सिर्फ इतिहास नहीं जो आगे बढ़ेगा, यह वर्तमान है। युवा कह रहे हैं कि बदलाव संभव है और वो अपने हिस्से की भूमिका निभाने को तैयार हैं। अगर यह आंदोलन सफल हो गए, अगर युवा भागीदारी, पारदर्शिता और सच्ची जवाबदेही स्थापित हो जाए, तो नेपाल सिर्फ गणतंत्र नहीं बनेगा, एक बेहतर गणतंत्र बनेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको न सिर्फ इतिहास सुनाया, बल्कि देखा कि कैसे इतिहास खुद हमारे सामने लिखी जा रही है। जेनजी की क्रांति ने सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि वो प्रश्न है जो हर नागरिक को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सत्ता किसकी है? लोकतंत्र क्या है? न्याय और अवसर किसे मिल रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप जेनजी क्रांति के आगे नेपाल का भविष्य कैसे देखते हैं।